मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं एक घटना के बहाने इस विषय पर बात करने जा रहा हूँ कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो सही तैयारी है वह कैसे की जानी चाहिए, लेकिन थोड़े से एक अलग अंदाज में। और जो मेरा अंदाज है वो डेफिनेटली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के संदर्भ में ही है, उससे अलग हटकर नहीं। हालांकि मुझे ये बात विश्वास दिलाने में बहुत मुश्किल होती है कि यह सिविल सर्विस का तरीका होता है, लेकिन लोग शायद उसे उतना स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन मैं जानता हूं कि जो स्वीकार कर पाते हैं वे सिविल सर्विस की इस बैतरणी को पार भी कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई एक घटना घटित होती है, वो घटना है, तो जब आप घटना के बारे में पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ता है, तो उसकी जो दृष्टि होती है वह केवल घटना पर होती है, घटना के कंटेंट पर होती है, तथ्यों पर होती है। उन तथ्यों को आप याद कर लेते हैं और परीक्षा में उसका फिर इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये उठता है कि परीक्षा में आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। परीक्षा में आप उसका इस्तेमाल एक कंटेंट के तौर पर करते हैं, न्यूज़ के तौर पर करते हैं, मोटे तौर पर कह लीजिए। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये कि न्यूज़ तो ठीक है, उसका तो आप इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में अगर उस पर कोई प्रश्न पूछ लिया गया तो ज़्यादातर कंटेंट ही काम आता है। लेकिन मेंस में क्या करेंगे? और मेंस ही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। मेंस में जो न्यूज़ है उसका इस्तेमाल व्यूज़ की तरह होना चाहिए, विचारों की तरह होना चाहिए। हालांकि ये बात थोड़ी सी आपको अटपटी सी लगेगी, हो सकता है कि उलझी हुई और अस्पष्ट भी लगे, तो अब मैं इसे आपके लिए स्पष्ट करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। अखबारों में अभी आप संचार साथी के बारे में पढ़ रहे हैं। संचार साथी ये साइबर सुरक्षा ऐप है। पिछले 2-3 दिनों से अखबारों में इसके बारे में काफ़ी आ रहा है। संसद चल रही है, संसद में इस पर बहस भी हुई, तो सरकार ने फिलहाल जो अपना आदेश दिया था संचार साथी को लेकर के, उसे वापस ले लिया है। यह है क्या, पहले इसे जान लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि व्यूज़ की तरह इसका कैसे हम इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये साइबर सुरक्षा ऐप है जिसका नाम है संचार साथी। सरकार ने इससे पहले सभी स्मार्टफोन में इसे अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल करने के लिए कंपनी को आदेश दिया था। यानी कि जो भी स्मार्टफोन बना रहे हैं उनको ये आदेश दिया गया कि वे अपने स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से शामिल करें। जनरली जो इस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो कोई भी पहले से ऐप उसमें शामिल नहीं करती। आप अपने इच्छा से डाउनलोड कर लीजिए, दैट्स ऑल। तो जो कंपनियां थी उन्होंने भी इसका विरोध किया था, लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो बड़ी बात क्या थी? बड़ी बात यह थी कि केंद्र सरकार ने लोगों के लिए भी अनिवार्य कर दिया, यानी नागरिकों के लिए भी अनिवार्य कर दिया कि वे अनिवार्य रूप से इस संचार साथी ऐप को डाउनलोड करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इस ऐप को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करें। यानी कि अब नागरिकों के लिए यह स्वतंत्रता नहीं थी कि वे इसे डाउनलोड करते हैं या नहीं करते हैं। सरकार ने ऐसा क्यों किया? सरकार का उद्देश्य क्या था कि वो पर्टिकुलर ऐप के लिए कह रही कि आप इसे डाउनलोड करें? सरकार का ये कहना था कि इस ऐप से साइबर संबंधी सुरक्षा हो सकेगी। अगर कोई साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत पता लगाया जा सकेगा, और भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उसके लिए इन्हें सुविधा मिलेगी। विपक्ष ने क्या आरोप लगाया? और देखिए, विपक्ष का आरोप पूरी तरह गलत नहीं है, क्योंकि बहुत से नागरिकों के दिमाग में भी यह आशंका आ रही थी। विपक्ष और दूसरे लोगों ने यह आरोप लगाया कि यह यूजर्स की प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मान लीजिए कि मेरे स्मार्टफोन पर संचार साथी है, तो मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मैं किसी से कुछ भी बात कर रहा हूँ, सारी बातें सरकार की निगरानी में है। या यूं कह लीजिए कि यह एक तरीके से बिग बॉस के जैसा। जॉर्ज ऑरवेल ने किताब लिखी थी 1984,
उसमें दिखाया है कि एक बिग बॉस है, उसको कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखता, किसी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वह सबको देखता रहता है और लोगों को लगता है जैसे कि वह उसी को देख रहा है, उसी को देख रहा है, उसी को देख रहा है। बहुत गजब का उपन्यास है, मैंने करीब 20-25 साल पहले पढ़ा था और अभी 2-3 महीने पहले मैंने उसे फिर से पढ़ा है। आप पढ़ेंगे तो अंदर से रूह कांप जाएगी। कल्पना करके देखिए कि आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि आपको कोई लगातार देख रहा है, और जो देखने वाला भी है वो कोई सामान्य नहीं है। देखने वाली भी जो एजेंसी है या कह लीजिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सरकार है। सरकार आपकी हर गतिविधियों पर निगाह रखे हुए है। आप किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं। कल्पना करके देखिए कि आपकी स्थिति क्या होगी। तो विपक्ष ने आरोप लगाया, हालांकि ठीक है, सरकार ने कहा कि ऐप से जासूसी न तो संभव है और न ही हमारा उद्देश्य इस तरीके का कुछ है, लेकिन आशंका तो आशंका है। जब संसद में इस पर बहस हुई, लोगों ने भी इस बहस के प्रति अपनी सहमति जताई, तो सरकार को लगा कि नहीं नहीं, इसके विरोध में पब्लिक है, तो सरकार ने भी लोकतंत्र का सम्मान करते हुए, यूं कह लीजिए कि विपक्षी दल की मांग को स्वीकार करते हुए आदेश वापस ले लिया है। अब यह आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है कि आप संचार साथी ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर भी सरकार ने संसद में दी है कि लगभग 1.5 करोड़ यह ऐप डाउनलोड किया जा चुका है। बात खत्म हो गई, ठीक है। अब यह स्वैच्छिक हो गया है और जो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां थी उनसे भी अब यह आदेश वापस ले लिया गया है कि आपको अपने मोबाइल में अनिवार्य रूप से यह ऐप रखना पड़ेगा। यह घटना हुई। अब देखिए कि इस न्यूज से व्यूज क्या निकल रहे हैं। लोकतंत्र के व्यूज निकल रहे हैं। और यदि लोकतंत्र पर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, उदाहरण के तौर पर कुछ दिनों के बाद इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं, वहां प्रश्न पूछा जा सकता है, मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो तो ऐसा सदाबहार विषय है कि कभी भी किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां देखिए कि जो विपक्ष की जो भूमिका है वह दिखाई दे रही है और बहुत ही रचनात्मक और जबरदस्त भूमिका दिखाई दे रही है। रचनात्मक इस मायने में कि निसंदेह रूप से अब इससे जासूसी होती नहीं होती, सरकार लोगों पर निगाह रखती या नहीं रखती, यह बिल्कुल अलग बात है, लेकिन लोगों के मन में आशंका तो रहेगी ही, और वो जायज थी, आशंका थी ही। तो इस दृष्टि से विपक्ष ने बहुत ही रचनात्मक रोल प्ले किया और सरकार को विपक्ष के इस दबाव को स्वीकार करते हुए अपना आदेश वापस लेना पड़ा। यह रचनात्मक रोल हो गया विपक्ष का। और किसी भी डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी केवल एक सिस्टम नहीं है, राजनीतिक सिस्टम नहीं है, यह बेसिकली एक कल्चर है, एक संस्कृति भी है और सच पूछे तो एक संतुलन भी है। देखिए, डेमोक्रेसी के लिए एक बात कही जाती है कि यह बहुसंख्यकों की तानाशाही है। सबसे ज़्यादा संख्या वाले जो दल है वो सरकार बनाता है, तो बहुसंख्यक की तानाशाही है। लेकिन यदि विपक्ष कमज़ोर हो जाए, इतना कमज़ोर हो जाए कि उसकी कोई अहमियत ही न रह जाए, तो फिर वो डेमोक्रेसी रह ही नहीं जाती। यहाँ आपको विपक्ष की भूमिका दिखाई दे रही है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ही ऐसा हुआ है, इससे पहले भी इस तरह के प्रमाण हैं जब सरकार को विपक्ष के सामने झुकते हुए अपने दिए हुए आदेशों को, कानूनों को वापस लेना पड़ा है। रेफरेंस के तौर पर मैं आपको कुछ इस तरह के कानून बता रहा हूँ और ये पिछले 11-12 साल के दौर के कानून हैं। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2015 में लाया गया था, इसे सरकार ने वापस लिया विपक्ष, किसान संगठनों और सहयोगियों के दबाव के कारण। इसके बाद 3 कृषि कानून बनाए गए थे 2021 में, सरकार को भी इन्हें रद्द करना पड़ा। इसमें किसानों का बड़ा लंबा आंदोलन चला था, यदि आपको याद हो तो। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल 2024 में आया था, इसे भी सरकार को वापस लेना पड़ा था। इस पर भी बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था, ये ड्राफ्ट के स्टेज पर ही ये था। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले सरकार ने लेबर कोड को अधिसूचित कर दिया है। श्रम संहिताएं, 4 श्रम संहिताएं बहुत पहले बनाई गई थी। इतना लंबा वक्त क्यों लगा? 2020 में श्रम संहिताएं संसद द्वारा पारित कर दी गई थी और उसे अधिसूचित किया गया है अभी कुछ दिनों पहले ही। क्यों? सरकार के सामने क्या बाध्यता थी? क्योंकि इसको भी लेकर के विवाद की स्थिति आ गई थी। तो अब आप देखिए कि इस तरह के कानून जो बहुत महत्वपूर्ण थे अपने आप में, सरकार भी उन्हें बहुत महत्वपूर्ण मानती थी, उनको भी सरकार को रोकना पड़ा या वापस लेना पड़ा।
यह विपक्ष की ताकत है। लेकिन दोस्तों, यहाँ फिर से एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि विपक्ष को अपनी विश्वसनीयता स्थापित करनी पड़ेगी। यदि विपक्ष सोचता है कि उसका काम ही है विरोध करना, तो शायद वह अपनी विश्वसनीयता खो देगा। यदि विरोध रचनात्मक नहीं है, यदि विरोध तर्क संगत नहीं है, तो उस विरोध का भी कोई मायने नहीं रह जाता। फिर तो वह विरोध एक प्रकार से बाधक बन जाता है। और पब्लिक इस बात को भी समझती है, बहुत अच्छे तरीके से समझती है कि विपक्ष का जो विरोध है वो कितना राजनीति प्रेरित है, या उनके अपने स्वार्थ से प्रेरित है, या यूं कह लीजिए कि जनहित में है। और यदि विपक्ष ने अपनी विश्वसनीयता जनता के दिमाग में स्थापित कर ली है, तो ये बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और जब विपक्ष शक्तिशाली होता है दोस्तों, तभी मान करके चलिए कि लोकतंत्र भी शक्तिशाली होता है। तो मुझे लगता है कि यदि लोकतंत्र पर कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो संचार साथी की इस घटना को व्यूज़ में कन्वर्ट करके बड़े आराम से अपने प्रश्न को बहुत मजबूत और समसामयिक बनाया जा सकता है। और ऐसा किया भी जाना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की कॉपी जांचने वाले जो प्रोफेसर्स होते हैं, वे इस बात को बहुत तरजीह देते हैं कि किस तरीके से आप अपने घटनाओं पर नज़र रखे हुए हैं और अपने उत्तर में उसका सही सही इस्तेमाल भी कर पाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही आज के अपने इस विषय को यहीं समाप्त करता हूं। एक मित्र हैं आनंद स्वर्णकार, जो दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ पीएससी में सफलता हासिल की है, वो हमारे स्टूडेंट रहे हैं। तो आनंद, आपको इसके लिए बहुत बहुत मैं अपनी पूरी टीम की ओर से बधाई देता हूं और भविष्य की और बेहतर सफलताओं के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।